टी.एस. इलियट एज अ क्रिटिक, इसी क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। टी.एस. इलियट, जिनका पूरा नाम था थॉमस स्टर्न्स इलियट, ओम इसके नाम के आगे लगाया जाता है या बाद में भी, जिसका मतलब हुआ ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट कुछ ही गिने चुने लोग हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिलता था, इंग्लैंड में खास करके। और चूँकि ये तो जन्मे भले ही अमेरिका में थे, बाद में इंग्लैंड में सेटल हुए थे, तो इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार भी दिया गया था। ये एक पोएट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, प्लेराइट थे, पब्लिशर यानी जो प्रकाशित करते हैं किताबें, जो छापते हैं, एसेइस्ट निबंधकार थे और एक एडिटर भी थे। ही वॉज बोर्न ऑन 26 सितंबर 1888। यदि डेट ना याद रहे तो कम से कम ईस्वी जरूर याद रखें, मेंशन करें। 1888 में इनका जन्म हुआ एंड डाइड ऑन 4 जनवरी 1965। 1965 में इनकी मृत्यु हुई। ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मेजर पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के मेजर पोएट्स या मेजर क्रिटिक्स में इनकी गिनती की जाती है। ही इज़ अ सेंट्रल फिगर एमंग द मॉडर्निस्ट पोएट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा की बात करें तो इनका एक मॉडर्निस्ट फिगर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और उनमें सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि रिमार्केबल पोएट के तौर पर देखे जाते हैं। अब ये मॉडर्निस्ट पोएट्स मतलब एक मॉडर्निज्म विचारधारा चली थी उस टाइम पे, उससे ये जुड़े हुए थे, इसलिए इन्हें मॉडर्निस्ट पोएट भी कहा जाता है। सम ऑफ हिज एसेज दैट डील विथ क्रिटिसिज्म, उनकी जो कुछ एसेज जो कि क्रिटिसिज्म के बारे में बात करती है वो हैं, जो कि आपको पढ़ना भी है। तीनों यहाँ पर जो हमने तीनों नाम लिखे हैं काफ़ी पॉपुलर भी हैं। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म और द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म। तीनों की आप डेट्स भी याद रख लीजिएगा, एक क्रम में याद रखिएगा तो याद रहेगा। हमने भी ऐसे ही याद रखा था क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाए। 1919 में आपका पहला वाला जो एसे है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, 23 में आपका द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड जो लास्ट है फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, वो 1956 में लिखा गया था। अनडाउटेडली यानी इसमें कोई संदेह नहीं है, टी.एस. इलियट वॉज अ प्रोमिनेंट क्रिटिक। वो एक काफ़ी प्रमुख आलोचक थे, क्रिटिक थे, हु परफेक्टली डिफाइंड क्रिटिक्स एंड क्रिटिसिज्म, जिन्होंने क्रिटिक के साथ साथ क्रिटिसिज्म को भी डिफाइन किया। क्रिटिक्स को डिफाइन करने का क्या मतलब, इन्होंने क्रिटिक्स को सुझाया, बताया कि कैसे क्रिटिसाइज किया जाता है, क्रिटिसिज्म का सही तरीका क्या है। ही डिस्क्राइब्ड द व्यूज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स और पर्पसेस ऑफ क्रिटिसिज्म, कि क्या व्यूज़ हो सकते हैं क्रिटिसिज्म के, क्या तरीका हो सकता है, या क्या ऑब्जेक्टिव्स यानी पर्पस क्या हो सकता है, उद्देश्य क्या हो सकता है। हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेल नोन थियोरी ऑफ क्रिटिसिज्म वॉज द थियोरी ऑफ डीपर्सनलाइजेशन, या इसी को थियोरी ऑफ इम्पर्सनलिटी भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थियोरी ऑफ डीपर्सनलाइजेशन या थियोरी ऑफ इम्पर्सनलिटी किसने दिया है। ही नॉट ओनली डिस्कस्ड द क्रिटिसिज्म ऑफ पोइट्री, उन्होंने सिर्फ पोइट्री के क्रिटिसिज्म की बात नहीं की, बट ऑल्सो एक्सप्लेन्ड द क्रिटिसिज्म ऑफ ड्रामा, उन्होंने ड्रामा के भी क्रिटिसिज्म पर चर्चा की। ही टोल्ड अस दैट, उन्होंने हमें बताया कि नो क्रिटिसिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, कि कोई भी क्रिटिसिज्म अलग नहीं है। क्योंकि कई क्रिटिक्स का ये मानना था कि पोइट्री के क्रिटिसिज्म का तरीका अलग होता है या प्ले के क्रिटिसिज्म का तरीका अलग होता है, लेकिन इनका मानना था कि क्रिटिसिज्म होता है, कोई भी क्रिटिसिज्म दूसरे क्रिटिसिज्म से अलग नहीं होता है, इन नो वे, किसी भी तरह से नहीं। इन हिज एसेज फॉर द फर्स्ट टाइम ही इंट्रोड्यूस्ड द डिफिनीशन, यहाँ पर आई हो जाएगा डिफिनीशन में एन के बाद, उन्होंने पोइट्री को डिफाइन करा, कोट किया गया है क्योंकि इनका कोटेशन है, स्टेटमेंट है। पोइट्री इज़ नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, ये जो डिफिनीशन है वर्ड्सवर्थ के डिफिनीशन के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने कहा कि पोइट्री में इमोशन ही सब कुछ होता है, जबकि इन्होंने कहा कि पोइट्री इमोशन नहीं है। ये नहीं कि इमोशन में जो भावनाओं में बहकर कुछ भी लिख दिए वो पोइट्री हो गया, ऐसा नहीं है, बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इनका मानना था कि इमोशन से बाहर आके किसी चीज़ को लिखना, देखो होता क्या, आप लोग देखिएगा, लोग शायरियाँ भी तभी करते हैं जब भावुक होते हैं, यानी इनके हिसाब से वो सही पोइट्री नहीं है। ये क्या कहते हैं, इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, और साथ ही साथ वो यह भी कहते हैं ये अपनी पर्सनैलिटी को बताना पोइट्री नहीं है। कई पोइट्री को देखिएगा अपनी पोइट्री में अपने बारे में बातें करते हैं, जैसे आप अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पढ़ें, ब्रेक 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 पोएम पढ़े थे, याद होगा शायद, पार्ट 1 में पढ़े थे।
तो उसमें उन्होंने क्या बताया पर्सनल लाइफ के बारे में, फ्रेंड का डेथ हो गया, वो उसके प्रति अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। तो उनका व्यक्तिगत जीवन है, भला रीडर्स को इनसे क्या मतलब, क्या आप उस पोएम से कुछ सीख सकते हैं? सीख सकिएगा नहीं ना, वो तो एक तरह की हिस्ट्री हो गई। क्या हुई? हिस्ट्री हो गई, उनके साथ ये हुआ, बुरा हुआ, ठीक है बहुत बुरा हो गया, लेकिन रीडर्स को इससे क्या फ़ायदा होगा? तो इनका मानना था ये एक पर्सनैलिटी का एक्सप्रेशन नहीं होता, ये एक्सप्रेशन होता है बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। यानी आप अपनी पर्सनैलिटी से बाहर आ जाइए तब लिखिए किसी पोइट्री को। ये नहीं कि हम ये हैं ऐसा लिखेंगे, अपने बारे में लिखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार रीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, रीडर्स पर क्या इसका इम्पैक्ट होगा, रीडर्स को क्या इससे बेनिफिट होगा, रीडर्स क्यों पढ़ेंगे आपके पोइट्री को। इसीलिए इसको थियोरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी भी कहा जाता है। मतलब इन्होंने बताया कि एस्केप मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। पर्सनैलिटी से बाहर निकल जाइए, आप भूल जाइए आप कौन हैं जब कुछ लिख रहे हैं तो, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ को मत शामिल कीजिए अपनी। दिस डिफिनेशन ऑफ पोइट्री इज टोटली कंट्राडिक्टरी टू दैट ऑफ वर्ड्सवर्थ। इन वर्ड्सवर्थ की जो डिफिनेशन है उसके जस्ट क्या है? ऑपोजिट है। वो क्या है? हु बिलीव्स दैट, वे मानते हैं, याद होगा मैं बताया हम आपको, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस। इनका ऐसा मानना था कि जब इमोशंस बहुत ज़्यादा हो जाए उस टाइम पे जो कुछ लिखी जाती है वही पोइट्री है इनके हिसाब से, वर्ड्सवर्थ के हिसाब से। ये जस्ट ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट। दिस इज द रीज़न दैट सम क्रिटिक्स से दैट, यही कारण है कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि एलियट्स क्रिटिसिज्म इज अ रिएक्शन टू हिज अर्लियर राइटर्स, कि एलियट का जो तरीका है, क्रिटिसिज्म का जो उन्होंने तरीका अपनाया है या जो बताया है, वो अर्लियर राइटर्स के रिएक्शंस के तौर पर है। मतलब क्या? जो वर्ड्सवर्थ का एक रिएक्शन माना जा सकता है। ये वर्ड्सवर्थ ने बताया ऐसे, तो उससे ये जस्ट उसका उल्टा कह रहे हैं, नहीं ये नहीं है, ये है, ये सही तरीका है। ही वॉज ऑलवेज अगेंस्ट रोमांटिसिज्म, और ये बाय थॉट, विचार से हमेशा रोमांटिसिज्म के खिलाफ ही थे, क्योंकि रोमांटिसिज्म में तो यही था, वहाँ पर पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा था। आपको याद हो शायद, तो यदि आप वर्ड्सवर्थ एज ए क्रिटिक पढ़िएगा तो वो कहते हैं कि भाई हमको फर्क नहीं पड़ता रीडर्स क्या सोचते हैं, हमारी पोइट्री रीडर्स के लिए नहीं है, वो हमारे इंटरटेनमेंट के लिए, मतलब हमें जो अच्छा लग रहा है हम लिखेंगे वही लिखेंगे, रीडर्स को कोई प्रायोरिटी नहीं देते। इलियट हिमसेल्फ कॉल्ड हिज क्रिटिसिज्म क्लासिसिस्ट इन नेचर। इन्होंने खुद कहा कि हमारे जो क्रिटिसिज्म का तरीका है वो क्लासिसिस्ट है। क्लासिसिस्ट क्या मतलब? क्लासिसिस्ट का मतलब जो क्लासिकल पोइट्स हुए, जो पुराने पोइट्स थे, एंशिएंट राइटर्स जो थे या एंशिएंट क्रिटिक्स जो थे, जैसे एरिस्टोटल को देख लीजिए, प्लेटो को देख लीजिए, जो पुराने अरस्तु, प्लेटो, ये सब जो हुए थे, उनके क्रिटिसिज्म के तरीकों के सही मानते हैं। ही वॉज ऑलवेज अगेंस्ट रोमांटिसिज्म एंड ह्यूमनिज्म। रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट थे, ह्यूमनिज्म के भी अगेंस्ट थे। ह्यूमनिज्म मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि मानववादी या मानवता के खिलाफ थे, ऐसा नहीं था। ह्यूमनिज्म का मतलब कि जो इमोशंस में बह जाते हैं। ह्यूमन और मैन में थोड़ा सा अंतर है। ह्यूमन हम लोग कहते हैं जब इमोशंस हों किसी के पास, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैन तो हर कोई है, मनुष्य हर कोई है, लेकिन मानव वही है जिनमें इमोशंस है। ये इमोशंस से इन्हें बहुत दिक्कत थी। ही रिजेक्टेड द रोमांटिक व्यू ऑफ द परफेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी रोमांटिसिज्म कहता है कि परफेक्ट पोइट्री वही है जो इंडिविजुअल को एक्सप्रेस करे, जो अपने बारे में बताए, अपने इमोशंस को बताए, लेकिन ये इस चीज़ से एग्री करते ही नहीं थे। He did not believe the idea of romantic faith in the inner voice. Inner voice मतलब क्या? आंतरिक आवाज़, हमारे अंदर से जो आवाज़ें आ रही है, अंतर मन में जो कुछ चल रहा है उसे ही लिखना रोमांटिक पोइट्री था। लेकिन ये कहते हैं भाई नहीं, हम इस चीज़ में यकीन नहीं करते, हमें इसमें विश्वास नहीं है कि ये सही पोइट्री है। ही प्रेफर्ड मतलब होता है जब हम किसी दो चीज़ों में बेहतर को चुनते हैं। जैसे इनके सामने यदि रोमांटिक और क्लासिसिस्ट क्रिटिसिज्म को रखा जाए तो दोनों में ये किसको प्रेफरेंस देंगे? तो क्लासिसिज्म जो है या क्लासिसिस्ट जो क्रिटिक्स हुए वो उनके लिए। ही प्रेफर्ड ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स, STANDARDS हो जाए, एंड ट्रेडिशन। इनका मानना था कि जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो पारंपरिक तौर तरीका है वो सही है, वही स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है? मानक, जो मतलब गलत नहीं हो, इनके हिसाब से वो मानक था। तो वी कैन से दैट इलियट वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द क्लासिसिस्ट्स। मतलब क्लासिसिस्ट्स का वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे, जो क्लासिसिस्ट इन नेचर थे, जो भी, जैसे आप देख लीजिए अलेक्जेंडर पोप को, जितने भी क्लासिकल न्यू क्लासिकल जो हुए उनको ये काफ़ी रिस्पेक्ट देते थे। इलियट्स थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट थ्योरी। आपको बताइए अब इनकी जो थियोरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी है वो काफ़ी पॉपुलर है और उनको ग्रेटेस्ट थियोरी माना जाता है। फॉर हिम पोइट्री वॉज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस।
इनके लिए पोइट्री इमोशंस का एक्सप्रेशन नहीं होता, ना ही पर्सनैलिटी का एक्सप्रेशन होता है। ही सेज दैट, वे कहते हैं द पोएट इज ओनली लाइक अ कैटलिस्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। समझिएगा, एक आप साइंस पढ़े हों 12th में तो आपको कैटलिस्ट के बारे में पता होगा। कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। नहीं पढ़े? हम समझा देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि उत्प्रेरक, आपको समझिए पहले उत्प्रेरक या कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट एक्चुअल में किसी अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया तो समझते ही हैं। जैसे मान लीजिए डाइजेशन होता है, भोजन का पाचन होता है। कहा जाता है यदि हमारे उदर में या हमारे पेट में या स्टमक में जहाँ भी एंजाइम ना रहे तो एक बार जो हम भोजन खाते हैं उसको पचने में शायद एक जीवन भी कम पड़ेगा। मतलब भोजन का पचना एंजाइम के बिना संभव नहीं है। और डाइजेशन क्या है? एक केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन में एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, लेकिन एंजाइम पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उनका क्या मानना था कि जो एक पोएट होता है, यानी एक राइटर जो होता है किसी भी पोएम का, वो एक कैटलिस्ट की तरह है। वो काम करे, लेकिन ऐसे करे कि वो पोइट्री से खुद को जोड़े नहीं, रिलेट नहीं करे। वही हो गया ना, इम्पर्सनैलिटी का मतलब यही हुआ। दिस इज सो बिकॉज पोएट इज अ पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ राइटिंग पोइट्री। मतलब पोएट, बिना पोएट के तो स्वाभाविक है पोइट्री लिखा ही नहीं जा सकता। वो भाग तो लेगा ही, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं दिखना चाहिए। वही लिखा है, हु इज नॉट अफेक्टेड नीदर ही अफेक्ट्स द पोइट्री। ना ही वो उस पोइट्री से अफेक्टेड हो, ना ही वो पोइट्री को अफेक्ट करे, प्रभावित करे। मतलब उसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिखना चाहिए। वही ना बताया आपको कि आप यदि पोएम लिख रहे हैं तो आपका निजी जीवन से उस पोएम का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी निजी जीवन का चर्चा करें। द मोटिव ऑफ द पोएट ओनली शुड बी टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द रीडर्स टू एन आइडिया। किसी आइडिया की तरफ रीडर्स के ध्यान को आकर्षित करना ही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए एक पोएट का, नॉट टू हिमसेल्फ, ना कि अपने प्रति। आजकल क्या होता है, नाम कमाने के लिए क्या करते हैं, कुछ भी लाइक अपने पर्सनैलिटी से जोड़ देते हैं। झगड़े वगैरह देखिएगा किताबों में लिख देता है। सम क्रिटिक्स कॉल हिज व्यूज़ वेरी रिवॉल्यूशनरी। और यही कारण है कि कुछ क्रिटिक्स इनके व्यूज़ को रिवॉल्यूशनरी कहते हैं, मतलब काफ़ी क्रांतिकारी, क्योंकि इससे पहले ऐसा किसी ने कहा ही नहीं। ए परफेक्ट पोइट्री कैन ओनली बी रिटन व्हेन द पोएट्स माइंड इज परफेक्टली प्रिपेयर्ड फॉर इट्स वर्क। मतलब एक परफेक्ट पोइट्री तभी लिखी जा सकती है जब पोएट का माइंड जो हो पूरी तरह से तैयार हो उस वर्क के लिए। माइंड, यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइंड की बात हो रही है, इमोशंस की बात नहीं हो रही है। आई थिंक, अब हमने अपना ओपिनियन यहाँ पर दिया है। आई थिंक इलियट इज़ वेरी प्रैक्टिकल एट हिज क्रिटिसिज्म। वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है अपने क्रिटिसिज्म को लेकर। मतलब ऐसा नहीं कि दोनों चरित्र को अपना रहे हैं। कई लोग होते हैं कि नहीं ये भी सही वो भी सही, बट ये काफ़ी श्योर है एक ही चीज़ को लेकर कि इम्पर्सनैलिटी होनी चाहिए, इमोशंस एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए पोइट्री में। एंड इट्स थियरीज, और उनकी थियरीज भी काफ़ी क्लियर कट है। इमोशन नेवर लेट अस डू एनी वर्क विथ फुल परफेक्शन। जहाँ इमोशन आ गया वहाँ परफेक्शन नहीं हो सकता। भावनाएं अक्सर हमारे कार्यों को अधूरा रख देती है या पूर्णता में बाधा डालती है। इट इज़ ऑलवेज अ डैमेज टू आवर मेंटल एबिलिटी, और ये हमारे मन को भी पूरी तरह से काम नहीं करने देता। माइंड पर भी इसका एक इम्पैक्ट होता है। दिस इज़ द रीज़न दैट इलियट सजेस्ट्स अ पोएट टू बी इम्पर्सनल। यही कारण है कि वो पोएट को सजेस्ट करते हैं उन्हें इम्पर्सनल होना चाहिए, यानी गैर व्यक्तिवादी होना चाहिए, अपने पर्सनैलिटी से नहीं जोड़ना चाहिए, स्पेशली जब वो लिख रहा हो। अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट नीड्स बोथ इमोशनल एंड रेशनल थॉट्स। इमोशनल के साथ साथ रेशनल भी होना चाहिए। रेशनल क्या होता है? बुद्धिजीवी भला, समझदारी भरा। मतलब इमोशन सिर्फ हो ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ समझदारी हो, रेशनलिटी हो। फॉर इलियट यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। अब देखिए सेंसिबिलिटी मतलब क्या होता है? समझदारी, यानी सभी समझदारी को एक साथ करना। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी कैन हेल्प अस अ लॉट टू क्रिएट अ वर्क, यानी ये हमारी मदद कर सकता है किसी वर्क को क्रिएट करने में। बेटर एंड मोर परफेक्ट, या मोर परफेक्टली बोल सकते हैं, बेहतर तरीके से। द इमोशनल इम्बैलेंस इज़ नथिंग, यानी ये जो भावनात्मक असंतुलन है ये कुछ नहीं है, बट ए हार्म, ये एक नुकसान है, बस ये एक हमें नुकसान ही पहुंचाता है। फॉर द प्रोसेस ऑफ आर्ट, ये आर्ट के लिए अच्छा नहीं है। देयरफॉर एन ऑथर मस्ट ट्राई टू गिव ऑल हिज सेंसिबिलिटी टू हिज वर्क, यानी अपने वर्क में वो सारी समझदारी झोंक दे,
अपना माइंड सारा लगाए, इमोशंस ना लगाए, इमोशंस का इस्तेमाल ना करें। टू कंक्लूड, एलियट्स इन्फ्लुएंस एज अ क्रिटिक हैज़ बीन वाइड, काफ़ी बड़े पैमाने पर उनका एज ए क्रिटिक इन्फ्लुएंस रहा है। कांस्टेंट मतलब ये कभी कम बेस नहीं हुआ, हमेशा रहा है। फ्रूटफुल भी रहा है, यानी काफ़ी फलदायक, यानी पॉजिटिव रहा है। एंड इंस्पायरिंग, और इसने हमेशा लोगों को प्रेरित किया है। ही हैज़ करेक्टेड एंड एजुकेटेड द टेस्ट ऑफ हिज रीडर्स, उन्होंने रीडर्स को भी करेक्ट करने का काम किया है। मतलब देखो, रीडर भी एक क्रिटिक होता है। हम किसी वर्क को पढ़ते हैं, हम ये नहीं डिसाइड करते हैं कि अच्छा है कि नहीं, दूसरे को फिर रिकमेंड करते हैं नहीं पढ़ना चाहिए तुम्हें, तो हम भी एक क्रिटिक हैं, रीडर्स भी एक क्रिटिक होता है। ही ब्रॉट द फंक्शन ऑफ पोइट्री एंड पोएट इन लाइट, उन्होंने पोइट्री का क्या काम होना चाहिए, पोएट का क्या काम होना चाहिए, उन सब को लोगों के सामने लाया। ही गेव अ न्यू डायरेक्शन एंड टूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का एक नई दिशा दी, उसका एक नया तरीका दिया। इट वॉज एलियट हु रिवाइव्ड द क्लासिकल थियोरी ऑफ क्रिटिसिज्म, उन्होंने जो क्लासिकल थियोरीज ऑफ क्रिटिसिज्म्स थे उनको रिवाइव करा, मतलब फिर से जीवित किया, पुनर्जीवित किया। हिज कमेंट्स ऑन द नेचर ऑफ पोइटिक ड्रामा एंड पोइट्री, उनकी जो राय है, उनकी जो ओपिनियंस हैं, चाहे वो पोइटिक ड्रामा हो या पोइटिक क्रिएशन या पोइट्री को लेकर हो, हैव ब्रॉट अ ग्रेट चेंज, बहुत ज़्यादा इसने बदलाव लाया है इन द फील्ड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म के फील्ड में। फॉर दिस रीज़न ही इज़ रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी क्रिटिक्स, यही कारण है कि वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स में गिने जाते हैं, माने जाते हैं, ऑफ द मॉडर्न एरा, आधुनिक युग के।